नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21 कक्षा 12वीं विषय गणित के उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो कि प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, समुच्चय AB में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या क्या है। तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा 16। यहाँ पर दो ऑप्शन में 20-20 दिया है, तो इसमें से किसी एक ऑप्शन में होगा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। यहाँ पर 7 पाई है, तो यहाँ पर cos 7 पाई अपॉन 6 जो होगा उसका आंसर क्या होगा हम देख लेते हैं। cos 7 पाई, यहाँ पर पाई बना लेते हैं, तो 7 पाई अपॉन 6 जो होगा, cos 7 पाई अपॉन 6 जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है उसको हम फाइंड करेंगे कि cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हम देख लेते हैं कि 7 पाई अपॉन 6 जो है उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो 7 पाई अपॉन 6 को यदि हम देखें तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। तो 7 पाई अपॉन 6 को यदि हम हल करें तो क्या हम cos 7 पाई को ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 में से यदि 5 घटेंगे तो 7 बचेंगे। और हम चूंकि जानते हैं कि cos 2 पाई माइनस x मतलब इस चतुर्थांश में फोर्थ चतुर्थांश में आता है, और फोर्थ चतुर्थांश में जो cos होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए आ जाएगा cos 5 पाई अपॉन 6। और यहाँ पर बाहर क्या है, cos इनवर्स है, इसलिए cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 पाई अपॉन 6 जो कि हमें दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6 जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2 में दिया गया है। बात कर लेते हैं तीसरा, यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं तो AB ऋण BA एक कैसा अवयव होगा। तो हम यहां देख लें कि यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं तब A इंटू V माइनस B इंटू A जो होता है एक विषम सममित अवयव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें A में दिया गया है। बात कर लेते हैं हम चौथे की, यदि यहां A 3x3 कोटि का कोई अवयव है, यदि A 3x3 कोटि का कोई अवयव है तो वर्ग अवयव होगा 3x3 कोटि का, तब मॉड ऑफ k इंटू A का वैल्यू जो होगा, मान होगा, वो क्या होगा, तो इसकी आंसर जो होगा k⁻³ इंटू A, मॉड ऑफ A जो होगा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। हम पांचवा देख लेते हैं, यदि x बराबर 0, यहाँ x बराबर 0 है, x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x जो फलन है वह कैसा फलन है। तो हमें याद रखना है कि जो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x जो फलन है वह संतत तो है लेकिन अवकलनीय फलन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार हमने सही विकल्प के प्रश्नों को देखा है। हम बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर रिक्त स्थानों की यदि हम पूर्ति की बात करें तो यहां पर पहला है, यदि E1 तथा E2 दो स्वतंत्र घटनाएं हो तब प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2, अर्थात P E1 इंटरसेक्शन E2 प्रायिकता जो E1 और E2 का जो सर्वनिष्ठ है उसकी प्रायिकता जो होती है उसका आंसर हो जाएगा P E1 इंटू P E2। यह एक फॉर्मूला ही होता है, यदि E1 और E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होगी वो होगी P E1 की प्रायिकता और E2 की प्रायिकता का गुणनफल। यहां पर दूसरा है, 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हलों में अचरों की संख्या क्या होगी। तो 3 कोटि वाले जो अवकल समीकरण होती है उसमें जो व्यापक हल की यदि पूछा जाता, व्यापक हल है तो 3 कोटि का है तो उसमें अचरों की संख्या 3 होगी, लेकिन यदि यहाँ पर विशिष्ट हल पूछा गया है तो विशिष्ट हल में अचरों की संख्या 0 होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। देखते हैं तीसरा कि उद्देश्य फलन के अधिकतम तथा न्यूनतम मान को क्या कहा जाता है। तो यदि हम उद्देश्य फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान की बात करें तो इसको बोला जाता है इष्टतम मान, तो इसका आंसर हो जाएगा इष्टतम मान इसका आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं चौथा की, यदि x² प्लस y² बराबर दिया है हमें 9 कि प्रथम
चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चूंकि हम जानते हैं कि जो एक वृत्त होता है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई a वर्ग होता है, जहां a त्रिज्या है। यदि हम यहां पर देखें तो a वर्ग का मान यहां 9 है, क्योंकि जो वृत्त का समीकरण होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a का वर्ग होता है। तो a वर्ग की वैल्यू 9 है, साथ में पाई जुड़ जाएगा तो 9 पाई आंसर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने पूछा है प्रथम चतुर्थांश के, चूंकि ये 4 चतुर्थांश बनते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 पाई अपॉन 4 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही हमें दिया है पांचवा, फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान क्या होता है? तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हल करते हैं तो उच्चिष्ट मान जो हमें मिलता है वो होता है √2। तो इस तरीके से हमने इन खाली स्थानों को देख लिया। प्रश्न क्रमांक 3 की सत्य असत्य लिखिए। तो यहां पर हमें सत्य असत्य बतलाना है इसमें। तो यहां पर सत्य असत्य की यदि हम बात करें तो पहला सत्य असत्य जो है वह हमें दिया गया है कि यदि फलन f ऑफ x बराबर cos x है, यदि f ऑफ x बराबर cos x दिया है का अंतराल 0 से पाई में वर्धमान है, तो चूंकि यदि हम फलन cos x की बात है तो cos x का ग्राफ इस तरीके से होता है, तो cos x का 0 से पाई, ये 0 है, ये पाई/2, ये पाई, तो 0 से पाई में यहां पर हम देखते हैं कि x का मान कम है लेकिन फलन का मान कैसा है? ज्यादा है। और यहां पर भी देखो जरा, x का मान बढ़ रहा है लेकिन फलन का मान घट रहा है, तो इसमें वो है ह्रासमान ही होता है, वर्धमान नहीं होता, इसलिए हमारा कथन हो जाएगा असत्य। दूसरा है प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय होता है, तो यह भी असत्य है, क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत हो सकता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होता, इसलिए यह भी हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा है वक्र y बराबर x⁴ के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 3x - 2 होगा। यदि इस तरीके से प्रश्न है कि y बराबर 3x - 2, तब यह हमारा सत्य होता है। यदि 3x धन 2 कर दिया जाए तो फिर वह असत्य हो जाएगा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 चौथा ऑब्जेक्टिव है 1/x⁴x का महत्तम मान 1/e⁴e होता है, तो यह बिल्कुल गलत है कि यह असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न में मिस्टेक दिया है। इसका क्वेश्चन है x⁴1/x का जो महत्तम मान होता है वह e⁴1/e होता है, तो यह हमारा सत्य है, लेकिन इस तरीके से प्रश्न हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा पांचवा है कि y = 0 है, y का मान यदि 0 से छोटा है तब ग्राफ जो होगा वह द्वितीय एवं तृतीय चतुर्थांश में है। तो यदि हम देख लें कि जो हमारा ग्राफ है कि y का मान क्या है? 0 से बड़ा है। यदि ग्राफ का मान छोटा है y का मान, तो 0 से छोटा है y का मान, तो अर्थात ये क्या जाएगा? ऋणात्मक दिशा में जाएगा। ऋणात्मक दिशा में होगा तो ये कौन सा चतुर्थांश होंगे हमारे? तीसरा और चौथा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? द्वितीय और तृतीय, इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है log sec x। तो log sec x जो कि हमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है। cot x का जो इंटीग्रेशन होता है log sin x होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा log sin x प्लस c, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है इंटीग्रेशन sec x का इंटीग्रेशन जो होता है वह होता है log sec x प्लस tan x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log sec x प्लस tan x, ऑप्शन नंबर हमें 5 में दिया गया है। बात करते हैं इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx। तो x² प्लस a² इंटू dx जो है चौथा है, इसका जो आंसर होगा हमारा वह होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमें यहां पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इंटू dx, तो इसका जो आंसर होगा वह होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमें यहां पर दिया गया है 5 में, दूसरे नंबर पर हमें इसको दिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो tan x है, tan x का आंसर होता है log sec x, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा। cot x का होता है log sin x, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा। sec x का जो इंटीग्रेशन होता है sec x का log sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा। 1/x² प्लस a² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये हो जाएगा। और इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² हो जाएगा 1/2a log
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इस तरीके से ये हमारी सही जोड़ियां हमारी मैच हो जाती हैं। यहां पर प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है समुच्चय ए बराबर हमें दिया है 1 2 3, समुच्चय ए बराबर दिया गया है हमें 1 2 3। यहां पर दिया गया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से स्वयं तक सभी एककी फलनों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। तो एककी फलनों की संख्या जो होगी समुच्चय ए बराबर 1 2 3 की वह होगी नंबर ऑफ 6 होगी। दूसरा है m के किस मान के लिए y बराबर mx प्लस 1 जो रेखा है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा होगी। तो m का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि यदि हम इस समीकरण की तुलना करें तो y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस 1, ये हमें दिया है। तो चूंकि हमने एक प्रश्न हल किया है जिसमें हमें इस तरीके से एक वक्र मिलता है तो m का मान यहाँ पर हमें 1 मिलता है, इसलिए इसका जो प्रवणता होगी m का मान होगा वह होगा हमारा 1। प्रश्न क्रमांक 3 है इंटीग्रेशन लिमिट 1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ए का मान यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो मिलेगा हमारे लिए इंटीग्रेशन हमें मिलेगा। तो क्या मिलेगा इसका आंसर 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, tan इनवर्स x का मान x है और इसकी लिमिट लग जाएगी हमारी 1 से √3। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स √3 होता है π/3 माइनस tan इनवर्स 1 होता है π/4। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा π/12। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा π/12। यहां पर चौथा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 3 इंटू डी एक्स का मान क्या होगा। तो यहां पर हम एक्स टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 3 को हम मान लेते हैं टी मान के चलेंगे। किसको एक्स टू दी पावर 3 को हम टी मान लेते हैं यहां पर। तो x टू दी पावर 3 को हम t मान के इसको हल करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलता है 1 अपॉन 3 e टू दी पावर x टू दी पावर 3। तो ये हमें आंसर उसका मिल जाता है सॉल्व करने पर। यहाँ पर हम x टू दी पावर 3 को t पुट करके हल करते हैं। पांचवा है यदि पांचों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पांसे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल यदि पांचों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो टोटल संभावना होगी हमारी 36 और यहां पर प्रत्येक पांसे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वह होगी हमारी 1/36। तो इस तरीके से हमने पांचों प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। शेष प्रश्न जो हैं 2 अंक के, 3 अंक के, 4 और 5 अंक के प्रश्न जो हैं उनको हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। धन्यवाद।